हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल आप लोगों का। यार आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप के बारे में। तो यार इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप फुल स्टैक बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या सीखना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, और जब आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे तो उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर क्या होते हैं। तो यार सिंपल सी एक बात बताऊं मैं, आप लोगों ने अगर कोई भी वेबसाइट चलाया होगा तो आपने उसमें दो चीज़ें देखा होगा। एक चीज़ ये होती है जो आपको सामने दिखती है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह दिख रहा है, जैसे ये है और ये है। और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो इन टेक्स्ट को दिखाने के लिए या इसमें जो भी विजुअल्स दिख रहे हैं उनको दिखाने के लिए हम डेटा को उठा के अपने सर्वर से लाते हैं और उन डेटा को दिखाते हैं। तो यार अभी हमने बोला कि सर्वर से हम डेटा को उठा के लाते हैं और उन डेटा को हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे दिखाते हैं। तो सर्वर क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरी होती है बैक एंड। ठीक है, तो चलिए आगे डिटेल में समझते हैं फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट को सीखना अगर हो आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, HTML सीखना होगा। उसके बाद आपको सीखना होगा CSS, फिर उसके बाद आपको सीखना होगा जावास्क्रिप्ट। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, HTML क्या होता है। HTML यार सिंपल सी एक लैंग्वेज होती है, एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसका यूज हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद CSS सिंपल सा, जब आप अपने वेबसाइट के लेआउट डिजाइन कर लेते हो तो उस वेबसाइट पे कलर या अगर कोई टेक्स्ट है उसकी साइज को बड़ा करना, छोटा करना, या जो भी आपकी वेबसाइट को विजुअल को बढ़ाने के लिए जो भी कंसेप्ट यूज किया जाता है वो CSS के थ्रू किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो यार वेबसाइट जब आप बनाते हो तो उसमें देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब क्या है, जैसे आप बटन पे क्लिक करते हो, बटन के क्लिक करने पे कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास मान लो एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन में दो इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड क्या होती है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, और एक बटन है। इनपुट फील्ड मान लो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप ले रहे हो, और आप यहाँ पे उसके बाद ले रहे हो पासवर्ड। ये जो फॉर्म होता है इसको हम अभी मैं मान रहा हूँ कि वो एक लॉगिन फॉर्म है, और ये एक बटन है, बटन का नाम क्या है, लॉगिन। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, जब मैं इसमें कुछ डेटा डाल रहा हूं और इसमें मैंने कुछ इनपुट किया, फिर जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो हो सकता है कि मेरे को चेक करना हो कि ये जो मोबाइल नंबर पड़ा है वो सही है कि नहीं। मुझे चेक करना हो ये जो पासवर्ड पड़ा है एटलीस्ट उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल मोबाइल नंबर और पासवर्ड बिल्कुल ब्लैंक है और देन मैं जब लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ तो होगा। तो ये जो चीजें होती हैं यहाँ पे जो वैलिडेशन हो रहे हैं लॉगिन के क्लिक पे, ये हम चेक कर रहे हैं कि मोबाइल नंबर है कि नहीं, पासवर्ड है या नहीं। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझते हैं ये जो चीज़ आप देख रहे थे सामने कि यहाँ पे हमने एक इनपुट बनाया, फिर एक दूसरा इनपुट बनाया, फिर एक बटन दबाया, ये जो चीज़ें होती है ना ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट में होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर आप सीख रहे हैं तो कुछ चीज़ें और होती हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अलावा। जैसे आप रिएक्ट को सीख सकते हैं। रिएक्ट का बेसिकली यूज क्या होता है, रिएक्ट का यूज एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज हम एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में इन्हीं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोड लिख के और हम अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे एंगुलर को भी आप यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट को करने के लिए। एंगुलर और रिएक्ट क्या है, ये दोनों फ्रंट एंड डेवलपमेंट के एक फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने अभी क्या देखा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। अब देखो, अभी पिछली स्लाइड में अगर मैं चलूं तो उसमें आपने देखा कि हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया था, इसमें मोबाइल नंबर था, पासवर्ड था और लॉगिन बटन था। जब इस लॉगिन बटन पे आप क्लिक करोगे तो कुछ तो होगा। लॉगिन बटन पर क्या होगा, अब आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड लेके ये जाएगा कहाँ, सर्वर पे। ये जाएगा कहाँ, सर्वर पे। ठीक है, और सर्वर पे जाके फिर ये वेरीफाई करेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड को कि ये सही है कि नहीं। अब आप कहोगे कि भाई मोबाइल नंबर पासवर्ड तो मैंने अभी डाला, तो ये सर्वर पे कैसे वैलिडेट कर लेगा। तो यहाँ पे जब आप
फर्स्ट टाइम जब आओगे किसी वेबसाइट पे तो आप देखोगे कि पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, इसको हम साइन अप बोलते हैं या अकाउंट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। देन उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाते हो। तो साइन अप और रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपके डिटेल को सर्वर पे ले जाके बैकएंड के थ्रू किसी डेटाबेस के अंदर, मान लो यहाँ पे मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, किसी डेटाबेस के अंदर हम इसको सेव कर देते हैं। और जब आप लॉगिन करने जाते हो तो वापस से हम जाते अपने सर्वर पे आपके मोबाइल नंबर और पासवर्ड को लेके, और इन डेटा को हम वहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि ये मोबाइल नंबर और पासवर्ड सही है कि नहीं। अब ये जितना भी काम यहाँ पे हो रहा है, सर्वर पे जाके डेटाबेस से मोबाइल नंबर पासवर्ड को उठा के और ये चेक करना, ये जितनी भी प्रोसेस है, ये सब कुछ क्या आता है बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो अभी आप दो चीजें देख रहे थे, ये वाला जो पार्ट था ये पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट था, और ये वाला जो पार्ट है इधर का वो पूरा बैक एंड डेवलपमेंट है। चलिए देखते हैं अगर बैक एंड डेवलपमेंट हमें करना हो तो आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी को सीखना होगा, कौन कौन सी लैंग्वेज को सीखनी होगी और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यार बैक एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए ना सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। मान लेता हूं कि आप लोग ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं या आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया है, ठीक है। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया है तो आपको नोड.जेएस यूज करके आप बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट.जेएस एक फ्रेमवर्क होता है जो भी नोड.जेएस के ऊपर ही यूज किया जाता है, उसको भी आप यूज करके अपना बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो कि अगर आप जावा सीख रहे हो, जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहे हो, आप जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को यूज करके आप क्या कर सकते हो, बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जावास्क्रिप्ट भी नहीं सीखते हैं, जावा भी नहीं सीखते हो, सीधा स्टार्ट करता है पाइथन से। तो अगर आप पाइथन से स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप डिजेंगो या फ्लास्क को यूज करके आसानी से बैक एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये तो हो गई लैंग्वेज की बात कि हम कौन कौन सा लैंग्वेज यूज करके बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी लैंग्वेज आप यूज करके बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, बट इनमें से अगर आप कोई एक लैंग्वेज यूज अगर इनमें से आप कोई एक लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप कोई एक फ्रेमवर्क को यूज करके आसानी से बैक एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब लैंग्वेज के साथ साथ अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो उसके अलावा आपको क्या आनी चाहिए यार, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपको कोई ना कोई एक डेटाबेस आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बैक एंड डेवलपमेंट में। अगर आप एक लैंग्वेज सीख लिए हो तो सिर्फ लैंग्वेज सीखने से आप कोड कर लोगे। बैक एंड डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होती है वो यही होती है, फ्रंट एंड के थ्रू जो डेटा आपको मिल रहा है उस डेटा को लाकर अपने बैक एंड पे रखना, यानी कि अपने डेटाबेस में रखना, और अपने डेटाबेस से डेटा को उठा के फ्रंट एंड पे लाके दिखाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है बैक एंड डेवलपमेंट में। तो हम बात कर रहे थे कि यार अगर हमें बैक एंड डेवलपमेंट सीखना हो तो उसके लिए डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब डेटाबेस को अगर सीखना तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप एसक्यूएल डेटाबेस सीख सकते हैं, और एक ऑप्शन है कि आप नो एसक्यूएल डेटाबेस सीख सकते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस क्या होती है, एक रिलेशनल डेटाबेस होता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है जो सिंपल जेसन के फॉर्मेट में इसका पैटर्न होता है, उसके फॉर्मेट में लिख के आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बट अब एसक्यूएल जब डेटाबेस पे काम करने जाएंगे उसको रिलेशनल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। थोड़ा डिटेल में नहीं जाता, अभी सिर्फ ये समझिए कि आपको सिर्फ क्या करना होगा, एसक्यूएल या तो नो एसक्यूएल डेटाबेस को सीखना होगा। अब देखिए, अगर आप एसक्यूएल डेटाबेस सीख रहे हैं तो पोस्टग्रेस है, या तो आप इसको यूज कर लीजिए या माईसीक्वल यूज कर लीजिए। माईसीक्वल मैं कहूँगा इससे स्टार्ट कीजिए, सबसे ज़्यादा ओपन सोर्स है और काफ़ी आसान होता है इससे स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद अगर आप नो एसक्यूएल के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मोंगोडीबी के साथ जाइए। मोंगोडीबी काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराती है, आप आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यार अभी बैकएंड डेवलपमेंट में हमने दो चीज़ों को देखा, एक लैंग्वेज सीखना होगा, दूसरी चीज डेटाबेस सीखना होगा। अब बात करते हैं यार कि ये दोनों सीखने के बाद इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दोनों सीखने के बाद है एपीआई। जब आप बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो एपीआई का सबसे ज़्यादा यूज होता है। एपीआई क्या होता है थोड़ा समझते हैं बस एक मिनट में। जब मान लो आपके पास फ्रंट एंड पे कुछ डेटा को दिखाना हो और आपके पास यहाँ पे बैकएंड है, ठीक है। अब बैकएंड से आपको फ्रंट एंड पे कोई डेटा ले आना है तो आप किसके थ्रू ले आओगे, ये होता है एपीआई के थ्रू। ये सिंपल से भी समझो, इसकी डिटेल में मत जाओ, ऐसे समझो कि बैकएंड से डेटा को जब फ्रंट एंड पे लाना होता है या फ्रंट एंड से जब डेटा को बैकएंड में भेजना होता है तो हम एपीआई का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि लैंग्वेज सीखना होगा, डेटाबेस सीखना होगा, एपीआई डेवलपमेंट करना सीखना होगा।
उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है यार, उसके बाद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्किल्स आना कि आपको कोई ना कोई एक गिट की स्किल्स होनी चाहिए। अब गिट में यार आप तो या तो गिट हब सीख सकते हो या गिट लैब सीख सकते हो। ये गिट होता क्या है, जब आप कोड करोगे ना तो आपके अपने कोड को मैनेज करना होगा। कैसे? आप मान लो कोई चेंजेस कर रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि कल मैंने क्या चेंजेस किए हैं, आज क्या चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस को आपको किसी भी तरीके से मॉनिटर करना होगा। अगर मान लो 2 दिन के बाद आपको देखना हो कि किसी एक पर्टिकुलर डेज में मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो उस जगह पे आपको गिट को यूज करना बहुत ही जरूरी होगा। वहां पे गिट बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करता है। और दूसरी चीज, जब आप अपने कोड को अपने लोकल सिस्टम पे रखोगे तो वहां से गिट क्या करता है, आपके कोड को उठा के किसी भी एक गिट की रेपोजिटरी, कोई भी एक हो, गिट हो या गिट लैब हो, वहां पे आपको कोड को रखने के लिए भी हेल्प करता है ताकि दूसरे डेवलपर उसको एक्सेस कर पाए और आसानी से यूज कर पाए। उसके अलावा आपको सीखना होगा कोड डेप्लॉयमेंट एंड सर्वर मैनेजमेंट। ये क्या होता है? देखिए, आपने कोड कर लिया, आपने कोड मैनेज कर लिया। अब मान लो जो भी बैकएंड डेवलपमेंट आपने किया है, जो भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया है, वो पब्लिक को भेजना होगा ना, यूजर्स को दिखाना होगा ना। तो यूजर्स को दिखाने के लिए आप अपने कोड को क्या करोगे, सर्वर पे डिप्लॉय करोगे। अपने कोड पे क्या करोगे, सर्वर पे डिप्लॉय करोगे अपने कोड को। और सर्वर पे डिप्लॉय करने के बाद क्या होगा, फिर वो आपकी वेबसाइट या आपका बैकएंड वो एक्सेसिबल हो जाएगा पब्लिक को या जिन यूजर्स को आप दिखाना चाहते हो। उसके बाद जब एक बार ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको क्या करना होगा, उस सर्वर को मैनेज करने आना चाहिए। जैसे मान लो सर्वर कभी कभी बंद हो जाता है तो कैसे रिस्टार्ट करोगे, किस तरीके से नया कोड आपने अगर चेंज किया है तो नया कोड कैसे सर्वर पर डालोगे, ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्या, ये सब सीख लिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा यार, इसके बाद ना आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना क्या क्या होगा कि जो भी चीज़ें आपने सीखा है, जो भी चीज़ें, एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को उठाइए, पहले उसे बनाइए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आपको एक लॉगिन स्क्रीन ही बनानी हो या एक लॉगिन की पूरी फंक्शनलिटी बनानी हो, जहाँ पे आप एक लॉगिन फॉर्म डिजाइन किए, वहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड को इनपुट लीजिए और सबमिट बटन पे सबमिट कीजिए और अपने बैकएंड पे जाके चेक कीजिए कि वो मोबाइल नंबर पासवर्ड आपके बैकएंड पे यानी कि आपके डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए। जब आप थोड़े बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना सीख जाते हैं, देन आप उसके बाद स्टार्ट कीजिए थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। जैसे कि मान लीजिए कि 2 यूजर्स हैं, उनको आपस में बात करना है तो चैट एप्लीकेशन बना लीजिए, या मान लीजिए कि एक छोटा सा सोशल मीडिया टाइप का एप्लीकेशन बना लीजिए, या मान लीजिए कि कोई कोर्स आप बना रहे हैं, उसको लोगों को दिखाना है तो एक कोर्स को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन बना लीजिए, जिसमें आप वही सब्जेक्ट ऐड कीजिए, कोर्सेस ऐड कीजिए, कंटेंट ऐड कीजिए और उसको पब्लिकली दिखाइए। या ब्लॉग टाइप का एप्लीकेशन बना लीजिए। ये सब सीखने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि बैकएंड फ्रंट एंड को यूज करके कैसे वेबसाइट बनाया जाता है, उसको किस तरीके से डिप्लॉय किया जाता है और लोगों को किस तरीके से उसको डिप्लॉय करने के बाद पब्लिक किया जाता है। तो यार ये था टोटल फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा कुछ भी, तो आप बता सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहे हैं या आपने कौन सी लैंग्वेज सीखा है, डेटाबेस आप कौन सा पिक करने वाले हैं, कमेंट करके बताइए। मैं आपको हेल्प करूंगा उन सभी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आगे वीडियोज़ को लाने के लिए, और पूरी फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स को कंप्लीट करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। बाय बाय।